तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैमनी स्टडी में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंडियन इकोनॉमिक्स। तो इंडियन इकोनॉमिक्स हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग का इतिहास, उसके बाद से भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, उसके बाद से हम लोग का पॉलिटी कंप्लीट हुआ है। और अब हम लोग का इंडियन इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं, आर्थिक, जिसमें नीतिगत आयाम है और आर्थिक आयाम तक हम लोग पढ़ेंगे। नीतिगत आयाम से आर्थिक आयाम तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का भारतीय अर्थव्यवस्था, और आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय और बजट, राजस्व, राजकोषीय नीति घाटा, मुद्रा बैंकिंग या समावेशी योजनाएं, मुद्रास्फीति, पूंजी बाजार, भारतीय वित्तीय प्रणाली या वित्त आयोग, अवमूल्यन का आरोपण और आर्थिक नियोजन। इतने पॉइंट आज कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं हम लोग 434 पे। तो यहाँ से हम लोग का है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स। इसको कर लेते हैं जून। और नीतिगत आयाम हम लोग पहला इसको कंप्लीट करते हैं भाई। तो नीतिगत आयाम में राष्ट्रीय आय और बजट पहले देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। पूर्व में कौन करती थी? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती थी। अब कौन करती है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करती है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया था आर के पशमुखम शेट्टी जी ने। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का केंद्रीय बजट से अलग कर दिया था 1964 के बाद। बजट की घोषणा के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द है वित्तीय, वार्षिक वित्तीय विवरण। पहली भारतीय बजट 1952 में प्रस्तुत किया गया था सी डी देशमुख द्वारा। किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं पर कुल खर्च का योग राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्न विधि प्रयोग की जाती है। वह विधि प्रयोग की जाती है। सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निव्वल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है, क्योंकि उसमें सम्मिलित होता है पूंजी खपत भत्ता भी सम्मिलित होता है। 1947 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 249.60 रुपये व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय थी। 249 रुपये 60 पैसे। वस्तु और सेवा कर जीएसटी को डैश घटकों में विभाजित किया, 3 घटकों में विभाजित किया गया। काराधन कानून संशोधन अधिनियम 2017 के डैश ने जीएसटी प्रतिभूति उपकर ने स्वच्छ उपकर या ऊर्जा उपकर को प्रतिस्थापित कर दिया था। कृत्रिम कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75% सब्सिडी प्रदान की जाती है। वर्तमान में वस्तु और सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब है 18 और 28 है। 0, 5, 12, 18, 28 यही स्लैब है। अभी तो 8 और शायद 18 भी लागू है। सामानों के वर्गीकरण के लिए, ये 2025 के बता रहा हूँ, 8 और 18। सामानों के वर्गीकरण के लिए प्रयोग होने वाली सामंजस्य वस्तु विवरण और कोडिंग प्रणाली डैश के लाभकारी होते हैं। सीमा शुल्क और उत्पादक शुल्क के सामानों का वर्गीकरण। भारत में कृषि आयकर लगाया सकता है राज्यों द्वारा। भारत में प्रत्यक्ष कर की श्रेणी आती है सेवा कर। प्रत्यक्ष कर श्रेणी आती है सेवा कर। भारत में आयकर को कहा जाता है प्रत्यक्ष और प्रतिगामी प्रगामी। प्रत्याशित समग्र मांग की गणना के लिए उपयोग किया है सी प्लस आई प्लस सी वाई। इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण का उपयोग फलन के कुल उपयोग और डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। सकल राष्ट्रीय आय के बीच में संबंध का वर्णन करता है। वह उत्पादक चक्र डैश कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादक कारक स्थिर होता है। अल्पावधि उत्पादन। उत्पादन की सीमांत लागत डैश अतिरिक्त इकाइयों के उत्पादन हेतु कुल लागत हेतु वाले परिवर्तन समझते एक उत्पादक प्रक्रिया में प्रयुक्त स्व स्वामित्व वाले अंतर्गतों या आगतों की लागत के अभिप्राय है अंतर्निहित लागत है। एक फर्म का उत्पादन लगभग उपयोग में लाए जाने के लिए आगतों और डैश फर्म के द्वारा उत्पादित संबंध का मध्य का संबंधित है फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों। किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का भाग नहीं है जनसंख्या वृद्धि। समष्टि अर्थशास्त्री विश्लेषण के सीमांत बचत प्रवृत्ति दर्शाती है किसी व्यक्ति की आय में प्रति इकाई की परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी बचत में परिवर्तन। आय में एक इकाई वृद्धि के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित खपत में वृद्धि दर कहलाती है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। किसी वस्तु व सेवा की अतिरिक्त कई इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त संतुलित या लाभ को कहा जाता है सीमांत उद्योग। सीमांत उपयोगिता कहते हैं सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तन लागत भागे उत्पादित इकाइयां बराबर है औसत परिवर्तन लागत के। किसके? औसत परिवर्तन लागत के बराबर है। नेक्स्ट है अंधिमान वक्र की प्रवणता मापी जाती है प्रतिमान के सीमांत द्वारा। नेक्स्ट है यदि औसत उत्पादन घट रहा हो तो सीमांत उत्पादन डैश पर प्रभाव पड़ेगा या औसत उत्पादन से कम होगा। जब तक किसी वस्तु की सीमांत उपयोग डैश होती है तब तक व्यक्ति हमेशा उस वस्तु की
मात्रा अधिक लेना पसंद करेगा, धनात्मक। जब तक सीमांत उत्पादक और औसत उत्पादक से अधिक रहेगा तब तक औसत उत्पादक बढ़ना जारी रहता है। किसी वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने, एक मिनट रुक जाइए। किसी वस्तु की वह मात्रा जो उपभोक्ता दिए गए वस्तुओं की कीमतों, रुचियों और अधिमानों को निश्चित रखते हुए खरीदने को तैयार है और क्षमता रखता है, उस वस्तु को कहते हैं मांग कहते हैं। अर्थशास्त्र में औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन बटे श्रम होता है। औसत परिवर्तन लागत और औसत निश्चित लागत का योग कहा जाता है, औसत लागत कहलाता है। वह व्यवसाय चलाने के दौरान मजदूरी, किराया, सामान के दूसरों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान होता है, सुनिश्चित लागत। क्या कहते हैं? सुनिश्चित लागत कहते हैं। वह कीमत जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादक और आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, संतुलित कीमत। स्थिर पैमाने में प्रतिफल उत्पादन की एक विशेषता है। यह तब होता है जब सभी आगतों और समानुपातिक वृद्धि के फलस्वरूप निगत में उसी अनुपात में वृद्धि होती है, उसी अनुपात में वृद्धि होती है। उत्पादक के चार कारक होते हैं। पहला होता है भूमि, फिर होता है श्रम, श्रम के बाद होता है पूंजी, पूंजी के बाद होता है उद्यमिता। कौन कौन सी? भूमि, उत्पादक, श्रम, पूंजी, उद्यमिता। अल्पकालीन औसत लागत डैश के बराबर होती है। औसत परिवर्तन लागत प्लस औसत नियत लागत के बराबर होती है अल्पकालीन औसत लागत। उत्पादन के डैश चरण में सीमांत उत्पादक और ऋणात्मक क्षेत्र में गमन करता है। दो चरण में प्रवृत्ति निवेश में उत्पादन की प्रति इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है औसत उत्पादन को। किसको? औसत उत्पादन को। इस उत्पादन फलन में उत्पादन के सभी कारक परिवर्तन होते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में सभी उत्पादन के कारक परिवर्तन होते हैं। पूर्ति वक्र वह बिंदु जिस पर कोई फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करता है कहलाता है क्या? ब्रेक इवन बिंदु। ब्रेक इवन बिंदु। डैश मांग वक्र लोचदार होती है और डैश होने पर लोचदार होता है। सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर। देखिए, सीमांत राजस्व मान का धनात्मक होने पर मांग वक्र लोचदार होती है और सीमांत राजस्व का मान ऋणात्मक होने पर बेलोचदार होती है। किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन को उस कीमत में प्रतिशत परिवर्तन विभाजन कहता है, मांग की कीमत लोच कहते हैं। वह गुणक सिद्धांत जिसमें वर्णन किया गया है कि सरकार जितना अधिक खर्च करेगी अर्थव्यवस्था उतनी समृद्ध होगी, किशिंस गुणांक कहते हैं। निवल मूल्य, नेटवर्थ का सूत्र क्या है? नेटवर्थ आपका निवल मूल्य निकलता है, परिसंपत्तियों माइनस दे जाता है, उसे माइनस करेंगे तो नेटवर्थ निकलता है। आर्थिक लाभ कमाने के लिए वस्तुओं या सेवाओं में उत्पादन के उपयोग की जाने वाली इनपुट कहा जाता है उत्पादक घटक के रूप में। किसी चर में नियोजित मूल्य के विपरीत उसके वास्तविक या साधित मूल्य कहा जाता है यथार्थ प्रेरक। क्या कहते हैं? यथार्थ प्रेरक कहते हैं। डैश से कारण अल्पकालीन सीमांत लागत यू आकार की होनी चाहिए, अपरिवर्तित अनुपात के नियम। अर्थशास्त्र में डैश एक वक्र होता है जो ग्राफ पर अंकित होने पर उन दो कारकों में सभी संयोजन को दर्शाता है जो दिए गए आउटपुट का उत्पादन करते हैं। संयोजक। क्या कहते हैं उसको? संयोजक। जब इनपुट में अनुपातित वृद्धि के परिणाम स्वरूप आउटपुट में बड़े अनुपात में वृद्धि होती है तो उत्पादन फलन दर्शाता है पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को। चर इनपुट के प्रति इकाई इनपुट के रूप में परिभाषित करता है औसत उत्पादन को। खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पादन, भोजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ता द्वारा खरीदे जाने को कहलाता है उपभोक्ता वस्तुएं। किसी वस्तु व सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को कहते हैं अंतिम सीमा मूल्य। उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उनके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को कहते हैं उपभोक्ता अधिशेष। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है। अगर बात किया जाए ग्राफीन वस्तुओं का संबंध होता है आय प्रभाव प्रतिमान प्रभाव के अधिक। आय प्रभाव प्रतिमान प्रभाव से अधिक मजबूत होती है। अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या एक पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है। डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास। स्थिर कुल लागत और कुल परिवर्तन लागत के योग को जानता है कुल लागत के रूप में। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत डैश के समान मानी जाती है, औसत लागत के समान मानी जाती है। हास्यमान सीमांत उपयोगिता में सिद्धांत के अनुसार जैसे जैसे उपयोग की गई वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है उस वस्तु की सीमांत की उपयोगिता हासिल होती रहती है। स्वतंत्रता से पूर्व संस्था पर भारतीय अर्थव्यवस्था थी अल्प विकसित रूप। अर्थव्यवस्था के आकार में सर्वाधिक उपयुक्त माना सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी। स्वतंत्रता से पूर्व संध्या पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? 2.7 लाख करोड़। डैश वो धन है जो किसी व्यक्ति की आय में स्थानीय राज्य और स्थानीय सरकारों के भुगतान के बाद उपलब्ध होता है। प्रयोज्य है जब हम एनएनपी निविल राष्ट्रीय उत्पादक नेट नेशनल प्रोडक्ट को
किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त होता है प्रति व्यक्ति आय। साम्य राष्ट्रीय आय, साम्य राष्ट्रीय आय समग्र मांग के बराबर होती है। आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेत डैश में निरंतर वृद्धि है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट अगर करे जाए हम लोग को, हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय केवल तैयार पैमाने को मूल्य पर विचार करना चाहिए। तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। नेक्स्ट है, हमें सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का आकलन करते समय, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हिंदू वृद्धि दर नामक शब्द डैश ने गढ़ा था, राजकृष्ण ने गढ़ा था हिंदू वृद्धि दर, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न वृद्धि वाली अवधि के रूप में संबंधित करता है हिंदू वृद्धि दर। बात किया जाए वह क्षेत्र जो भारत के जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है, तृतीय क्षेत्र जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है। सकल राष्ट्रीय उत्पादक में अवमूल्यन को घटाने के प्राप्त राशि को कहा जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी माइनस बराबर जीएनपी, डिप्लीशन मूल्य ह्रास बराबर एनएनपी निकलता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किया था दादाभाई नौरोजी ने। सकल राष्ट्रीय उत्पाद घरेलू उत्पाद जीडीपी की एक निश्चित अवधि के दौरान डैश का कुल मूल्य है एक देश के भीतर सभी तैयार वस्तुओं को दी गई सेवाएं, एक देश के भीतर सभी तैयार वस्तुओं को दी गई सेवाएं। अर्थशास्त्र में एनडीपी का पूर्ण रूप क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। भारत में राष्ट्रीय आय को डैश के पदों में मापा जाता है, बाजार मूल्य शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादक के रूप में मापा जाता है। भारत में जब राष्ट्रीय आय द्वारा किए गए चर्चा या खर्च आय स्रोत से अधिक हो तो आय और व्यय के बीच अंतर को कहा जाता है बजट घाटा। वर्ष 2022-23 के सरकारी बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में अनुमानित विकास दर कितना था, 9.2। हमेशा अधिक एक्सपेक्टेशन करते हैं लेकिन उतना प्राप्त नहीं होता। भारत में वित्तीय बजट में शामिल नहीं है शांख नियंत्रण। भारत में बजट अधिशेष, बजट सरप्लस का अर्थ है जब एकत्रित राजस्व आवश्यकता से अधिक हो। नेक्स्ट, जब लोग बजट के माध्यम से वित्त पोषित किए जाते हैं तो सार्वजनिक वस्तुओं भी प्रत्यक्ष भुगतान से मुक्त प्रदान कराया जाता है, इसे कहा जाता है सार्वजनिक व्यवस्था। वित्तीय वर्ष को बदलकर जनवरी से दिसंबर तक करने वाला पहला भारतीय राज्य मध्य प्रदेश। वित्तीय वर्ष में लंबित मतदान के हिस्से में एक लोकसभा द्वारा किए गए अनुमानित व्यय के लिए अनुदान कहा जाता है, लेखानुदान कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, लेखानुदान कहते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय रेलवे बजट को सामान्य बजट से प्रस्तावित विलय किया गया था 2017 से 18 में। संसाधनों का उपयोग करने वाली आवश्यकता उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना, दोनों को संतुलित कहने जाता है सतत विकास, क्या कहते हैं, सतत विकास। भारत में 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि का आता है सकल कुल आय। भारत में विकास मामलों पर निर्णय देने और विचार विमर्श करने के लिए सर्वोच्च निकाय के रूप में गठित किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद वह संकेत जो आय की असमानता और समानता को मापने के लिए कहते हैं गिनी गुणांक कहते हैं, गिनी गुणांक कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन सीमांतों में कमी से जूझ रही हो तो कुल खर्च में वृद्धि को कारण होगा समेकित आय और कीमतों में वृद्धि। वित्त मंत्री द्वारा बजट की प्रस्तुति के संदर्भ में सही कथन है, किसी चुनाव वर्ष में बजट 2 बार पेश किया जा सकता है, पहली बार लेखानुदान प्राप्त करने हेतु और कुछ महीने के लिए दूसरी बार पूरी तरह से। वह बजट जिसमें प्रत्येक अवधि के लिए सभी खर्चों को न्यायोचित करना होना चाहिए, शून्य आधारित बजट। रेल बजट के संदर्भ में सही कथन है, यह भारत रेल का संसद में अलग से प्रस्तुत किया जाएगा और इसे अलग से निपटाया जाता है वर्ष 2015 तक। प्राप्ति और व्यय से जुड़ी राशियां वार्षिक वित्तीय विवरण द्वारा बजट में जुड़ी जाती थी। रेल की प्राप्तियां और व्यय भारत के समेकित निधि का हिस्सा है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाती है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है जनसंख्या की वृद्धि कारण। प्राथमिक घाटा को मापा जाता है राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा, एक मिनट रुकिए, कहाँ चला गया, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, प्राथमिक घाटा मापा जाता है। भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011 से 12। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने निर्धारणता के निर्मित श्रेणी की पहचान की है, वह है आय निर्धारणता, मानव निर्धारणता। भारत सरकार की न्यूनतम आय का स्रोत है सीमा शुल्क। केंद्र सरकार की पूंजी बजट प्राप्तियों का अव्यय नहीं है, कर प्राप्तियां। आर्थिक क्रिया नहीं है, स्वैच्छिक समाज सेवा। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति कुल कीमतों पर वार्षिक आय वर्ष 2004 से 5 में सबसे कम थी बिहार में। 2022 से देश में सर्वाधिक प्रति आय गोवा
जबकि न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार अभी भी है। इस समय 2015 में भारत की आय के अनुसार आधार के रूप में व्यक्त हो रहा है। 2011 से 12 तक बीते हुए 90 दशक में सकल राष्ट्रीय उत्पादक की अधिकतम दर थी कब थी? 1996-97 में। भारत में बजट में सर्वाधिक योगदान करता है घरेलू क्षेत्र। भारत में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी है। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग नोडल एजेंसी है। आयकर अधिनियम की धारा 78 के तहत कर छूट को समाप्ति की अनुशंसा केलकर समिति है। भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया दादा भाई नौरोजी ने। आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ में भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा रहा। पहले बढ़ा फिर कम हुआ। मार्केट कैप का परिणाम उसकी जीडीपी से अधिक है यूएसए की। कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पादक में श्रम भागीदारी कितनी है? कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया था मुद्रापूर्ति। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतों और मौद्रिक आय दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय अपरिवर्तित रहेगी। वर्ष 2019 से 2009 से 10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी प्रतिशत कितना रहा? 1.09%। एक बार फिर से पढ़ते हैं। भारत में 2009 से 10 में स्वास्थ्य पर लोक व्यय जीडीपी प्रतिशत के रूप में कितना रहा? 1.09%। 2022 से 23 में 2.1%। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार ग्रेच्युटी भारत में भुगतान सीमा कितना? 10 लाख रुपए। वर्तमान में 20 लाख रुपए। भारत में कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का निर्धारण करता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत में अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक समृद्धि दरी प्राप्त हुई 2006 से 2007 में। आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड प्रयोग नहीं किया सकता। पते का प्रमाण पे पैन कार्ड प्रयोग नहीं किया सकता। समांतर व्यवस्था डैश के कार्ड उभरती है, कर वचन के कार्ड उभरती है। भारत में एक छोटी सी वृद्धि का अनुपात जिसके खपत में वृद्धि होगी डैश के रूप में माना जाता है सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति के रूप में। उत्पादन उपभोक्ता व प्रवाह कोड राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का आधार बनाती है आय वितरण कोड। उन्हें सबसे पहले यह तय किया कि उच्च घाटे में स्थिति में लोग अधिक कर बचाते हैं। डेबिट रिकॉर्ड। टपकन सिद्धांत अप्रमाणित सिद्धांत निम्नलिखित में से किस आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को अंदर नजरअंदाज करता है? आय वितरण। व्यक्तिगत आयकरों को कटौती से पहले सभी स्रोतों में व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है व्यक्तिगत आय। राष्ट्रीय आय की गणना में निम्न मदों पे बाजार मूल्य एनएनपी में से क्या घटाया जाए? निवल प्रत्यक्ष आय। कह रहा शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अवधारणा का सबसे पहले निरूपण किया था जीडीपी माइनस मूल्यह्रास। नेक्स्ट है 1950 से 91 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान रहा 11.8%। राष्ट्रीय आय लेखांकन में अंतिम और मध्यवर्ती सेवाओं के बीच का अंतर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक विकास और उत्पादकता के अधिक सटीक माप करने में सहायता करता है। राष्ट्रीय आय को मापने की वह विधि उचित रूप से कथित घटक नहीं है निर्यात और आयकर व्यय। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय का व्यापक संकीर्ण अवधारणा का सही क्रम कौन है? कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस कारक लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उद्यान माइनस व्यक्तित्व आय माइनस नहीं है भाई। कारक लागत पर राष्ट्रीय सही क्रम बता रहे हैं। कारक लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, फिर कारक लागत पर निव्वल राष्ट्रीय उत्पादक, फिर व्यक्तित्व आय, फिर व्यक्तित्व प्रयोजक आय। निव्वल राष्ट्रीय आय निव्वल राष्ट्रीय कल्याण की गणना करते समय निम्न में से मदों पर कौन सी जीएनपी में घटाया जाता है? जीएनपी में से क्या घटाया जाता है? शहरी जीवन में भीड़ में समायोजन। कह रहा है एमपी और जीएनपी में से डैश घटाने पर हमें एमपी पर जीडीपी प्राप्त होता है। विदेश से निव्वल आय घटाने पर हमें एमपी पर जीडीपी प्राप्त होता है। समष्टि आर्थिक प्रदर्शन का सबसे समानता उपयोग यहाँ संकेत है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद। यदि हम एक वर्ष में अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों में सकल मूल्यवर्धन का प्रयोग करें तो हमें एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा के मूल्य का माप मिलता है। यह अनुमान लगाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद का। आटे में गेहूं के मूल्य इसकी राष्ट्रीय आय की मापन विधि का एक भाग है। मूल्यवर्धित जीडीपी डिफ्लेटर सांकेतिक जीडीपी वास्तविक जीडीपी गुणे 100। ठीक है, सांकेतिक जीडीपी बटे वास्तविक जीडीपी गुणे 100। आप जीडीपी अपस्फीति या डिफ्लेटर आप निकाल सकते हैं ऐसे। 2022 में स्थिति के अनुसार भारत की दुनिया की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नाम मात्र
नॉमिनल जीडीपी द्वारा मापा गया था 5वीं। किसी भी अर्थव्यवस्था द्वारा जनता द्वारा निश्चित धन निष्क्रिय आय का वेग डैश के शून्य के बराबर होता है, शून्य। किसी देश में जीवन भर प्रतिनिधित्व करने की निम्न मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। वह निश्चित अवधि के दौरान राज्य की सीमाओं में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की एक मौद्रिक संदर्भ के रूप में उपयोग के रूप में परिभाषित किया गया, जीएसडीपी। विभिन्न देशों को वर्गीकृत करने में विश्व बैंक द्वारा उपयोग की जाने वाली मुख्य मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। कौन सी है? प्रति व्यक्ति आय। जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी उद्योग क्षेत्र और प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं की सेवाओं की मूल्य मापी जाती है। जीवीए का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। क्या नाम है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना सरकारी उत्तराधिकारी की छोड़ी गई संपत्ति को उत्पन्न होती है कहलाती है राजगामित्व। राजगामित्व कहते हैं उसे। वह अवधारणा बनाती है कि सतत विकास को प्रगति और अवधारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए। कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं का सामान्य महत्व होना चाहिए। सकल राष्ट्रीय खुशहाली। सकल राष्ट्रीय खुशहाली। एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की मूल्य कुल मूल्य की गणना 3 विधियों द्वारा की जा सकती है। आय विधि, व्यय विधि, उत्पादक प्लस मूल्यवर्धित विधि। औसत आय को कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। देश के सभी निवासियों की आय कहलाती है कुल आय। जीएनपी का अर्थ है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कंपनियों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक अभाव है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि। निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार पर डैश प्रत्यक्ष माइनस उत्पादन राष्ट्रीय आय निकलता है। व्यक्तित्व प्रयोजक आय होता है व्यक्तित्व आय माइनस व्यक्तित्व आदायगी और गैर कर आदायगी। राष्ट्रीय आय अवितरित लाभ परिवार द्वारा की गई निवल ब्याज और आदायगी नियम पर डैश सरकारों और फर्मों के परिवार की गई अंतरण आदायगी कहलाती है व्यक्तित्व आय। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक द्वितीय कृषि क्षेत्र में उत्पादन का योग होता है सकल घरेलू उत्पाद में। राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्न गणना नहीं करती। गृहणी और सेवाएं कर। गृहणियों की सेवाएं। भारत में पहली बार वैधानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री VKR वीराव। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मध्यवर्ती वस्तु का आशय पुनर्विक्रिया और वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योग के बीच बेची जाने वाली वस्तु। तृतीय वर्ष है सरकार के लिए वित्तीय रिपोर्ट अवधि को दर्शाने वाला वर्ष। सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है राजकोषीय घाटा। वर्ष 2023-24 के बजट के अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक 1 रुपए की प्राप्ति के कॉर्पोरेशन टैक्स होता है 15 पैसे। राजस्व प्राप्ति का एक उदाहरण है सरकार द्वारा संग्रहित जीएसटी। निम्न राज्य ने वार्षिक वित्तीय योजना के एक भाग के रूप में मार्च 2022 में पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश ने पहली बार चाइल्ड बजट प्रस्तुत किया। केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष नामक भारत के पहले संप्रभु धन कोष की घोषणा की गई थी 2015 से 16। केंद्रीय बजट 2022 से 24 में भारत सरकार ने 7 प्राथमिकताओं को अपना जिन्हें कहा जाता है शतऋषि। भारत सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन निगम लागू किया था 2004 से 5 में। निम्न मद में सरकारी बजट और गैर योजनागत राजस्व का व्यय हिस्सा नहीं है। कौन सा नहीं है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीय सहायता। केंद्रीय बजट और स्थायित्व कर राज्य करों के मुख्य रूप में डैश शामिल होते हैं। मांग को बढ़ाने और घटाने का हस्तक्षेप। कौन सा? मांग को बढ़ाने और घटाने का हस्तक्षेप। नेक्स्ट सरकार के सरकारी बजट के स्थायित्व कार्य में मुख्य रूप से डैश शामिल होते हैं। मांग को बढ़ाने और घटाने में हस्तक्षेप। नेक्स्ट है बताइए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की घोषणा केंद्रीय बजट में की गई थी 2021 से 22। कब की थी? 21 से 22 में। सरकार ने पहली बार अपने व्यक्तित्व में बजटीय आवंटन की लैंगिक संवेदनशीलता को शामिल किया गया था 2005 से 6 में। सरकारी बजट में कार्यों में से एक है आय और संपत्ति का पुनर्वितरण। केंद्रीय बजट 2023 से 24 में भारत सरकार ने डैश में योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट आमदनी संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। गोवर्धन योजना। कौन सा? गोवर्धन योजना। वित्तीय वार्षिक वित्तीय विवरण सरकार ने प्राप्ति और भुगतानों का दर्शाता है। आकस्मिक निधि, लोक लेखा समिति और संचित निधि। आकस्मिक निधि, लोक लेखा समिति और संचित निधि। नेक्स्ट बताइए पूंजी बजट एक घटक है गैर योजनागत पूंजी व्यय। गैर योजनागत पूंजी व्यय। भारत सरकार केंद्रीय बजट सर्वाधिक बार प्रस्तुत किया मोरारजी देसाई ने सर्वाधिक बार प्रस्तुत किया। नेक्स्ट है यदि प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान दोनों को दुगना प्राथमिक घाटे और ब्याज के भुगतान को दोनों को दुगना कर दिया तो राजकोषीय घाटे परिवर्तन होगा 100% बढ़ जाएगा।
स्वतंत्र भारत में प्रथम वित्त मंत्री थे आर के पशमुखम शेट्टी। कौन थे? आर के पशमुखम शेट्टी। एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा सब्सिडी के रूप में करो और पुनर्वितरण करके। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण के मार्गदर्शन को तैयार किया था मुख्य आर्थिक सलाहकार। राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेब्ट कैपिटल रिसिप्ट के योग और कुल व्यय के बीच में अंतर को लाता है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय नीति किस देश की सरकार के टैक्स के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती है? कर राजस्व को नियंत्रित करने में मदद करती है। राजकोषीय नीति की अवधारणा मूल रूप से डैश विचारों के अंतर्गत जॉन मेनार्ड किन्स द्वारा उस निम्न में उस समय जब होता है निम्न उस समय होता है जब मौजूदा खर्च मानक संचालन के माध्यम से प्रति व्यक्ति आय से अधिक हो जाए। बजट घाटा। कौन सा बजट घाटा? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर कहा था राजकोषीय घाटा। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण डैश में प्रस्तुत किया था 1950 से 51 में। कब? 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है जब सरकार करों को जब सरकार करों को कम करती है तो सरकार व्यय को बढ़ाती है, तो इस प्रकार की राजकोषीय नीति दिखलाती है विस्तारित राजकोषीय नीति। सरकार बजट घाटे में वित्त पोषण के लिए उधार ले रही तो उसको असर होगा ब्याज दरों पर उसकी ओर से दबाव डाला जाएगा। नेक्स्ट है सरकार के विकास खर्च को गिनती की जाती है सुरक्षा संबंधी खर्चे। भारत में शून्य आधारित बजट पहली बार पेश हुआ था 1987 में। कब? 1987 में पहली बार पेश किया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट की प्रस्तुति की तैयारी की जिम्मेदारी आर्थिक मामलों के विभाग को होती है। केंद्रीय बजट 2019-20 में यूनियन बजट 2019-20 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था का 5 मिलियन ट्रिलियन की अवस्था बनने जा रही है 2024-25 में। केंद्र सरकार की 11 योजना वह नहीं है वित्तगढ़ खर्च। भारत के बजट में घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा है राजकोषीय घाटा। हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे राजस्व और राजकोषीय नीति घाटा। सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा प्राप्त है जीएसटी से। किससे? जीएसटी से। एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण टाइम है ब्याज का भुगतान। राजस्व व्यय का उदाहरण है एक प्रिंटर की मरम्मत। राजस्व व्यय का भुगतान है एक प्रिंटर की मरम्मत। राजस्व व्यय का उदाहरण है एक प्रिंटर की मरम्मत। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च। चौदहवें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई वी रेड्डी। एमपीसी के साथ धनात्मक रूप से संबंधित होता है निवेश गुणांक। किसी फर्म की परिवर्तन लागत नहीं है संपत्ति का। आकर लागतों के अक्सर लागत के अतिरिक्त किसी व्यवसायिक फर्म पर अर्जित लाभ होता है असामान्य लाभ। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का सामान्य मान समानता 1 से अधिक और 0 से कम नहीं होता। नेक्स्ट है जीडीपी। डैश में जीडीपी वृद्धि दर केंद्र सरकार और राजकोषीय वित्तीय संतुलन के वाह्य संतुलन के संबंध में अर्थव्यवस्था के भविष्य का आकलन किया जाता है समष्टि अर्थशास्त्रीय लेखा रूपरेखा संबंधी विवरण द्वारा। वह सरकारी संगठन जो भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों की प्रमुख नियामक शिविर वह प्राप्त जिनका दावा सरकार से नहीं किया सकता राजस्व प्राप्ति। कह रहा है भारत में बजट की प्राथमिक घाटा शून्य घाटा जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होता है।
प्राथमिक घाटे के बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। राज्य की नीति है, सरकार की नीति है, राजकोषीय नीति। सरल राजकोषीय घाटा ज्ञात करने के डैश सूत्र का उपयोग किया जाता है। कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण सृजक पूंजीपति प्राप्तियां। नेक्स्ट है, सरकार की ऋण आवश्यकताओं को इंगित करता है राजस्व घाटा। कौन? राजस्व घाटा। राज्य को राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 की समीक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा डैश के एन के सिंह अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, 2016 में किया गया था। राज्य की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता कहते हैं राजस्व घाटा। क्या कहते हैं? राजस्व घाटा। राजस्व व्यय का उदाहरण है सरकारी कर्मचारियों का वेतन, विदेश और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को प्राप्त नगद अनुदान सहायता करता है राजस्व प्राप्त का। राजस्व प्राप्त का डैश तब होता है जब सरकार के कर लगाने और खर्चे करने या उधार देने के निर्णय का अर्थव्यवस्था पर कोई शुद्ध प्रभाव नहीं पड़ता, इसके लिए अप्रत्याशित नहीं होता राजकोषीय तटस्थता। सरकारी घाटे के करों को डैश या व्यय को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। सरकारी घाटों के करों को बढ़ाकर या व्यय को घटाकर कम किया जा सकता है। राजकोषीय घाटे की परिभाषा है ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल व्यय की अधिकता। नेक्स्ट है, वित्तीय घाटा शब्द भारत सरकार के डैश मंत्रालय संबंधित है, वित्त मंत्रालय संबंधित है। भारत सरकार का वह मंत्रालय जो राजकोषीय नीति तैयार करता है। वित्त सचिव राजस्व के पूर्ण निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करता है राजस्व विभाग। सरकार की काराधन और सार्वजनिक व्यय नीतियों को सामूहिक रूप से कहा जाता है राजकोषीय नीति। नीतिगत उपयोग के व्यापार मिश्रण के शामिल होता है राजकोषीय प्रोत्साहन। सरकारी खर्च के स्रोत है ऋण का विस्तार। यदि कोई भी देश व्यापार घाटे में है तो इसका मतलब होता है देश में घरेलू उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के पीछे है। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय वित्त मंत्रालय मंत्री होते हैं। वह वक्र जो कर की दरों और सरकारी राजस्व के बीच संबंध दर्शाता है, लैफर वक्र। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से दर को बढ़ाना और लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना दोनों ही प्रमुख कहा गया मुख्य उद्देश्य होते हैं राजकोषीय नीति के उद्देश्य होते हैं। संघ के बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद प्राय होती है राज्यों के अनुदान। भारत में प्रत्यक्ष कर संबंधित है आयकर से। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है उसे कहते हैं राजस्व घाटा। सरकार की राजकोषीय नीति नहीं है पूर्ण रोजगार। केंद्र सरकार में बजट में चालू खाते के व्यय का सबसे बड़ा मद होता है ब्याज भुगतान। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2005 में बजट से परिणाम आउटकम बजट की विचार दिया, जिसके अंतर्गत परिणामों के यथार्थ स्थापित करने का दायित्व होगा वित्त मंत्रालय और योजना आयोग की संयुक्त रूप से। भारत में सकल घरेलू उत्पादों का सर्वाधिक हिस्सा है भौतिक परिसंपत्तियों का। लेखा अनुदान संघ सरकार को अनुमोदित करती है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय निधि की घोषणा की गई थी वीपी सिंह द्वारा। भारतीय स्फीति दरें आधारित होती हैं थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती हैं। भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 88 की उपलब्ध आयकर छूट को समाप्त करने की सिफारिश करता है केलकर समिति। भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता मार्ग कर टोल टैक्स द्वारा। मोड वैट संबंधित है मूल्यवर्धित कर और वैट से। भारत ने पहली बार व्यय पर लगाने का सुझाव दिया था। व्यय कर क्लॉटर ने दिया था। वह कर जो संघ द्वारा लगाया था और वसूला था, किंतु संघ और राज्यों में बढ़ा था कृषि आय के अतिरिक्त अन्य कर पर। केलकर समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट की निगम को कर घटाकर 30% करने का सुझाव दिया था। भारत सरकार ने आय का सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी। भारत में केंद्र सरकार की कर आय में सबसे बड़ा स्रोत है जीएसटी 18%, निगम कर 18%, 17% आयकर है। जीएसटी 18%, निगम कर 18% और 17% आयकर है। खरीदारों के प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के मूल्यों को वृद्धि नहीं करता आयकर। प्रत्यक्ष कर है बिक्री कर। केंद्र सरकार नहीं लगाती है क्या? आयकर। केंद्र सरकार मंजूरी कर नहीं लगाती है, प्रत्यक्ष कर है आयकर, माफ कीजिएगा। वैट लगाया जाता है उत्पादनों और अंतिम विक्रय के मध्य सभी चरणों पर। वर्ष 2009 से 10 में संघ सरकार के कर का आय प्रमुख साधन रहा। निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, वर्तमान में जीएसटी 33% है। 13वें वित्त आयोग के संतुतियों के अंतर्गत राज्य की भागीदारी करों में न्यूनतम होगी। वित्त
32%, 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत 42%। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। वर्ष 2009 से 10 में संघ सरकार के कर का सर्वप्रमुख साधन रहा निगम कर जीएसटी। 19 से 20%। राज्य सरकारों द्वारा कर नहीं लगाया था, निगम कर द्वारा नहीं लगाया था। आयकर छूट नहीं है यूनियन लिंक्ड इंश्योरेंस योजना पर। सैनमेट का संबंध है केंद्रीय उत्पादन शुल्क से। केंद्र को वर्ष 2007 से 8 में सर्वाधिक प्राप्त हुई थी निगम कर से, वर्तमान जीएसटी से। निगम कर निगम क्षेत्र के आय से संबंधित नहीं है। सामूहिक अतिरिक्त लाभ संघीय केवल संघीय सरकार नहीं होती, सीमा शुल्क निगम से वह कर समूह जो केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित किए जाते हैं और राज्य के साथ बांटा जाता है। उत्पादक आयकर, परोपकर और तटक। प्राथमिक मूल्य पर भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सर्वाधिक अनुपात है राजकोषीय घाटे का। प्रत्यक्ष कर है उत्पादक कर। वह कर जो संघ द्वारा लगाया जाता है वह स्वतंत्र है, किंतु संघ और राज्यों में जाता है कृषि आय अतिरिक्त आयकर पर। वह 2013 से 14 में संघीय सरकार के कर आगम संसाधनों में बड़ा स्रोत है। सामूहिक कर, वर्तमान में जीएसटी। स्मार्ट सिटीज मिशन के जल तथा मलजस में वित्त पोषण जिस राजस्व का होगा वह संपत्ति कर। स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने 6 नवंबर 2015 को उपकर लगाया। इस उपकर की दर है 0.50%। बताइए यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सीमित कर दिया है तो बराबर होगी राजकोषीय घाटे की। किसके? राजकोषीय घाटे के। हाल ही के वर्षों में संघीय सरकार के बजट को व्यय का सबसे बड़ा मद रहा ब्याज की अदायगी। भारत में संघीय बजट को सबसे अधिक रकम होती है आगम रेवेन्यू या व्यय का। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को जाना जाता है सीमा कर के नाम से। भारत सरकार के बजट में कुल घाटे के सबसे अधिक योगदान रहा राजकोषीय घाटे का। वर्ष 2010 में केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे स्थिर रहा 5.1% पे, 2023 में 6.4% पे। अगर बात करें 1956 से 95-56 में केंद्र सरकार के आगम तट में या आय में तट पर उत्पादक कर का योगदान रहा 42%, तो 1920 में 25%। 1996-97 में संघीय बजट में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य गया सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 5%। संघीय बजट 2011 से 12 में सर्वाधिक धन आवंटन किया ऊर्जा पर। फरवरी 2014 में लगातार छठी बार शून्य घाटे का बजट जम्मू कश्मीर ने पेश किया। समयावधि 8 से 10 में मध्य केंद्र सरकार के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद का ब्याज भुगतान का। ठीक है, यदि सकल राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को निकाल दिया तो अवशेष कहाँ रहेगा? सकल प्राथमिक घाटा रह जाएगा। 12वें वित्त कमीशन की सिफारिश के अनुसार 2009 से 10 तक केंद्र और राज्य की राजस्व का घाटा होना चाहिए 0। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव होता है अधिक रहता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम भारतवर्ष में पारित किया 2003 में। हाल ही में वर्षों में संघीय सरकार ने बजट को व्यय का सबसे बड़ा मद है ब्याज की अदायगी। संघीय सरकार ने बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति की जाती है घरेलू उधारों से। केंद्र सरकार के बजट में राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान से प्राप्त होगी प्राथमिक घाटा। 2015 से 16 में संघ सरकार के बजट में बीमा कंपनियों के अंश पूंजी की विदेश प्रत्यक्ष निवेश सीमा बढ़ाकर कितने की? 49%, वर्तमान में 74%। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वाई रेड्डी, 15वें के एन के सिंह। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार की बांटे जाने वाले करों में राजस्व का हिस्सा रहा 30.5%। 14वें वित्त आयोग के अनुसार 42%। वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ नहीं बांटते तटकर। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र या राज्यों का केंद्र बंटवारा। भारत के 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों के श्रेष्ठ आय को राज्यों के मध्य बंटवारे को सुनिश्चित करते समय सर्वाधिक भार दिया। जनसंख्या पर 14वें में 50%। वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष की अवधि के लिए। नेक्स्ट है 13वें वित्त आयोग की सिफारिश का समयावधि की थी 2010 से 15। 13वें वित्त आयोग केंद्र द्वारा राजस्व को राज्यों में बांटने हेतु संतुष्टि की गई थी 32%, 32.0% और 14वां 42%। 12वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्र द्वारा राज्यों के हस्तांतरित किए जाने वाले हिस्सेदारी योग्य कर संग्रह की मात्रा निर्धारित की गई थी 30.5%। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। किसके? वित्त आयोग की सिफारिश पर बंटवारा होता है।
11वें वित्त आयोग की अनुशंसा संघ और द्वारा एकत्रित करने की करों की धनराशि में राजस्व की वितरण योग्य अंश होगा 29.5। 29.5। नेक्स्ट है केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों का विभाजन किया था अनुच्छेद 268 से 281 तक। 268 से 281 तक। घाटे की वित्तीय व्यवस्था के व्यय और राजस्व का अंतर या अतिरिक्त कागजी मुद्रा छाप कर बांटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसमें स्थिति उत्पन्न होगी मुद्रास्फीति का। नेक्स्ट है आर्थिक समीक्षा को तैयार करने या प्रकाशित करने का दायित्व वित्त मंत्रालय का। किसका है? वित्त मंत्रालय का है। सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत के रूप में स्याही का मान सबसे अधिक रहेगा। 2007 से 2008 में वर्तमान 8% कुछ है, 5% है, 8.5% है। वर्ष 2009 से 10 में सेवाएं जो सेवा कर के दायरे में रही संख्याएं 114। ठीक है। नेक्स्ट 13वें वित्त आयोग द्वारा यह प्रस्तावित किया है कि केंद्र और राज्यों के संयुक्त ऋण सकल घरेलू उत्पाद का अनुमानतः 2014 से 2015 तक होना चाहिए 68%। कितना? 68%। नेक्स्ट है सर्वाधिक क्षेत्र में बचत 1998 से 96 के पश्चात ऋणात्मक रहने के उपरांत धनात्मक हुई 2003 से 4 तक। संघीय बजट 2005 से 6 में प्राप्तियों का सबसे बड़ा स्रोत था उत्पादन कर वर्तमान में जीएसटी। उत्पादन कर वर्तमान में जीएसटी। आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्षों के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। नेक्स्ट है चालू खाते के रुपए का पूर्ण परिवर्तनीय घोषित किया गया था 1994। जिला शाखा योजना बनाई गई थी लीड बैंक के अंतर्गत। लीड बैंक के अंतर्गत बनाई गई थी। नेक्स्ट अगर बात किया जाए उदारीकरण निजीकरण और भूमि मंडल की एक नई आर्थिक घोषित की थी प्रधानमंत्री नरसिंह राव समिति के तहत। सेवा कर है प्रत्यक्ष कर। सेवा कर है प्रत्यक्ष कर। सट्टे द्वारा पूंजी प्लान को रोकने हेतु टैक्स तात्पर्य टॉपिंग टैक्स वह कर जो केंद्र सरकार लगाया जाता है और केंद्र और राज्यों में बांटी नहीं जाती आयात निर्यात और एवं निगम कर। मॉडरेट योजना का उद्देश्य है काले माल के स्तर में लगा अंतिम उत्पादक पर प्रत्येक स्तर पर ड्यूटी से बचने के लिए। एक प्रत्यक्ष कर है वस्तु और सेवा कर। डिजिटल परिसंपत्तियों पर आयकर के अलावा डैश टीडीएस और उपहार पर होगा जिसका भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा कुछ शर्तों के आधार पर किया जाएगा 1%। 1%। भारतीय वस्तु और सेवा कर परिषद
भाग भाग नहीं है, केंद्रीय शासित परिषद के राज्यपाल नहीं होंगे। बजट 2022 की घोषणा के अनुसार क्रिप्टो करेंसी जैसी आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों होने वाली डैश का आयकर लगाया जाता है 30%। भारतीय संविधान के डैश संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू किया था 101 हुआ। वे पदार्थ जिनके लिए भारत में वस्तु और सेवा कर केंद्र उत्पादन के दोनों पे लगेंगे, तंबाकू और तंबाकू पदार्थ पर। जब सामान्य बजट दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो कथन सही होगा, अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद करेंगे। बाजार कीमत और लागत कारक लागत पर योग के मूलभूत अंतर होता है निव्वल प्रत्यक्ष कर पर। प्रत्यक्ष कर उदाहरण है आयकर का। किसी देश में आय का पुनर्वर्तित किस प्रकार किया सकता है? उपरोक्त कराधान और साथ में उपरोक्त व्यय द्वारा। वित्त मंत्रालय के निम्न में से किस फर्म द्वारा 26 नामक एक नया फर्म प्रस्तावित किया कर मतदाताओं द्वारा? भारत में मूल्य वर्धित कर लगाया गया था 2005 में। इस पर उत्पादक शुल्क लगाया सकता है, निर्मित उत्पादक पर उत्पादक शुल्क लगाया सकता है। प्रोटीओ है, टैक्स है। निगम कर भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है, माल और सेवा कर। वस्तु और सेवा कर जीएसटी लागू नहीं होता शराब में। निगम कर को वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत सम्मिलित नहीं कहता। सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिनेमा पर मनोरंजन कर का भुगतान इसके लिए किया गया दर्शक द्वारा। निम्न में से प्रणाली में आर्थिक विषमता को कम करने की सहायक होगी प्रगामी कर। सैनमेट संबंधित है उत्पादक शुल्क से। सैनमेट उत्पादक शुल्क से। निगम करों और समुच्चय केंद्रीय सरकार के संबंध उत्पादक कर, सीमा शुल्क, आयकर। प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है आय पर। सीमा शुल्क सरकार की नीतियों का साधन है राजकोषीय। प्रत्यक्ष कर है संपत्ति कर। भारत में निम्न में से एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत है। एंटी डोपिंग ड्यूटी। मूल्यवर्धित कर को लागू किया गया था मूल्य पर। कैसे? मूल्य पर। नेक्स्ट है, यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इस पर पारित नहीं किया जाता प्रत्यक्ष कर। जीएसटी के संदर्भ में सही तथ्य सही है। जीएसटी नेटवर्क को कंपनी एक्ट के तहत बनाया गया। निम्न पिगोवियन कर के संबंधित रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कार्बन टैक्स। सुगम कर डैश संबंधित है आयकर से। वस्तु और सेवा कर लागू करने पर डैश बनाया गया एक सामान्य ब्याज। कर सुधार सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय की नीतियों को सुधार में संबंधित जिन्हें सम्मिलित रूप से डैश के रूप में जाना जाता है वित्तीय नीति। जीएसटी परिषद में सदस्य होते हैं 33। कितने होते हैं? 33। जीएसटी परिषद का लॉटरी पुरस्कार के लिए निर्धारित की गई समान जीएसटी दर है 28%। कितनी? 28%। भारत का प्रमुख राज्य कर है स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण। सकल राजकोषीय घाटा है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋणित पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत व्यय और राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि का कारण होता है राजकोषीय घाटा। सीमांत व्यय है अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व को। नेक्स्ट यहाँ से पढ़ेंगे मुद्रा और बैंकिंग वित्तीय समावेशन की योजनाएं। मुद्रा और बैंकिंग वित्तीय समावेशन की योजनाएं। तो यहाँ से है मुद्रा और बैंकिंग वित्तीय समावेशन की योजनाएं। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम पारित किया गया था 1976 में। कब? 1976 में ये पारित किया गया था। कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषित करने वाली एक केंद्रीय शीर्ष संस्था कौन सी है? नाबार्ड है। कौन सी है? नाबार्ड है। वह संगठन जो भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजना तैयार करती है, नाबार्ड। वह अधिनियम जिसमें बैंकों को राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें और नियमित निर्धारित किए। बैंकिंग कंपनियां, उपक्रमों, अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। नेक्स्ट, वाणिज्य बैंक नहीं है सिडबी। वह संस्था जो भारत में मौद्रिक नीति बनाती है, आरबीआई। 100 रुपए का नोट का हस्ताक्षरित है आरबीआई के गवर्नर द्वारा। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो शाख सृजन डैश पर असर होगा, बढ़ जाएगी। बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज। 10 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होता है केंद्रीय आरबीआई गवर्नर के। भारत में वह बैंक जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है, फेडरल बैंक लिमिटेड। वह बैंक जिसमें सर्वाधिक इंटरनेट बैंकिंग, सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं पेश की गई थी, आईसीआईसीआई बैंक। वह सहकारी समिति या समिति के संगठन के न्यूनतम डैश सदस्यों की आवश्यकता होती है, 10। आयात निर्यात। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी। एक्सिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी।
वह सम्मानी बाई खाता जो लोगों के खातों के अलावा उनकी परिसंपत्तियों के देवताओं तक संबंधित है। वास्तविक खाता। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रगढ़ के पश्चात नाम दिया गया था भारतीय स्टेट बैंक। क्या नाम दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रगढ़ के नाम पश्चात नाम किया गया था भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया था। भारत में कृषि संबंधित क्रियाकलापों के डैश के द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया था वाणिज्य बैंक। मुद्रा का तात्पर्य है मूल्य का व्यापक, मूल्य का मापक। 1 रुपए नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्तीय सचिव के। किसके होते हैं? वित्त सचिव के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी अप्रैल 1935 में। अप्रैल 1935 में। प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में प्रवर्तित हो गई, बंधन बैंक। द्रवित मुद्रा का अनुपात है चालू अनुपात। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, सिक्किम। वाणिज्य बैंक के दूसरे राष्ट्रीयकरण में डैश राष्ट्र का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1916। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है, प्रथम में 14। डिजिटल मुद्रा का एक रूप है बिटकॉइन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ डैश सहयोग बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन अधिनियम 2017 पारित किया था 6। नाबार्ड का विस्तृत रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्वतंत्र भारत के पहली बार मुद्रास्फीति का प्रयास हुआ था 1978 में। वह अधिनियम जिसमें एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश जारी करने का अधिकार देता है, आरबीआई अधिनियम धारा 7 द्वारा। आरबीआई की जब स्थापना हुई तब उसका केंद्र निदेशालय स्थित था कोलकाता में। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार डैश के पास है, भारत सरकार के पास है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करते हैं, बैंकिंग लोकपाल करते हैं। बैंकिंग लोकपाल करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्पूंजीकरण की योजना को डैश तक विस्तार की मंजूरी दी थी वर्ष 2020। वह बैंक जिसके द्वारा सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना संपादित किया था, एसबीआई। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड। पूर्ति मांग द्वारा जन मांग स्वयं करती है, जेबीसी का। उत्पादन लागत में शामिल ऊपरी व्यय ओवरहेड एक्सपेंस होता है बीमा। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक। माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को डैश के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, लघु अवधि। भारतीय लघु उद्योग बैंक को इक्विफैक्स द्वारा प्रकाशित एक समाचार पत्र है माइक्रो फाइनेंस पब्स। वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के बाद छपी गई महात्मा गांधी श्रृंखला की नई प्रविष्टि में डैश मूल्य वर्ग के नोटों पर भारत के पहले अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष मिशन प्रदर्शित करने वाली मंगलयान की तस्वीरें 2000। वही और जिसका लक्ष्य प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधा तक सार्वभौमिक पहुंच और वित्तीय साक्षरता ऋण तक पहुंच, बीमा को पेंशन सुविधा करने और देश के सभी परिवारों को व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने, प्रधानमंत्री जनधन योजना। 2020 में एपी माइक्रो फाइनेंस संकट के मद्देनजर आरबीआई और एमएफआई क्षेत्र में मुद्दों और समस्याओं के अध्ययन के लिए डैश की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया था, वाईएस मोलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार भारत में एक स्थित विदेशी बैंक है सोनाली बैंक लिमिटेड। कोलकाता में स्थित एक सूक्ष्म ऋणदाता बंधन फाइनेंस सर्विसेज और सार्वभौमिक बैंक शुरू करने के लिए आरबीआई द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी 2014 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में। भारतीय मुद्रा प्रणाली ने डैश के अंतिम ऋणदाता कहा था, भारतीय रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा था। नेक्स्ट है मुद्रा आपूर्ति के मापन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त साधन है, साधारण रूप है M3। बंधन बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 2015 में। बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड मुख्यालय डैश है जो सूक्ष्म वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। बंधन फाइनेंशियल सर्विस मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता में। सूक्ष्म लघु और माध्यम एमएसएमई क्षेत्र की वृद्धि और विकास की सहायता के लिए प्रयोजनार्थ भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत 1990 में स्थापित एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है, सिडबी। M3 अर्थात मुद्रा आपूर्ति की माप की गणना के लिए डैश सूत्र का प्रयोग किया जाता है, M3 बराबर CU प्लस DD प्लस वाणिज्य बैंकों द्वारा निवेशवादी जमा राशि। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा जारी किया था वर्ष 2010 में। कब जारी किया था? वर्ष 2010 में। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ जिम्बाब्वे विकास को बढ़ावा देने के लिए अर्थव्यवस्था के ब्याज दरों को कम कर रहा है। बैंकिंग अपनी मुद्रा नीति को रुख में हो रहा है शांतिवादी के तहत। नेक्स्ट पंजाब नेशनल बैंक ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया वर्ष 2020 में। भारत में आरक्षित नकदी अनुपात का निर्धारण आरबीआई द्वारा। किसी व्यक्ति के पिछले क्रेडिट
इतिहास के आकलन के लिए प्रयुक्त शब्द जैसे आमतौर पर 390 900 के बीच में संज्ञा दर्शाता है वो शब्द है सखा रेटिंग। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 10 से प्रभावी है, 1949 से प्रभावी है, स्थापना 1935 में हुई थी। भारत में शाखा नियंत्रण का कार्य करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की मुख्य भूमिका होती है भारत में वित्तीय क्षेत्र में समेकित परीक्षण करता है। जुलाई 2019 में उस समय के सबसे बड़े एनबीएफसी एमएफआई द्वारा भारतीय फाइनेंस कंक्लूजन लिमिटेड का इंडसइंड बैंक में विलय हो गया था। कौन सा है? भारत फाइनेंशियल कंक्लूजन लिमिटेड का इंडसइंड बैंक में विलय हो गया था। बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय। वह संस्था जिसमें 1992 में पायलट आधार पर भारत की माइक्रो फाइनेंशियल गतिविधि को शुरू किया था नाबार्ड। 1992 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी। मुद्रा का प्राथमिक कार्य है विनिमय का माध्यम है। 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक लाइसेंस प्राप्त करने वाले देश का पहला फाइनेंशियल स्थापना की गई थी बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। कह रहा है एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। आरक्षित नकदी निधि अनुपात है वाणिज्य बैंकों से जमा राशियों का वह न्यूनतम जिसमें वाणिज्य बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। आरक्षित नकदी अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड फाइनेंस एनर्जी एजेंसी। वह पशु जो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर मौजूद है बाघ है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह पर बाघ मौजूद है। शक्तिकांत दास को भारतीय रिजर्व बैंक का नियुक्त किया गया था 2018 में। शक्तिकांत दास को 2018 में। 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा डैश 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट बताइए कि एमएफआई के लिए विकास निधि का प्रबंधन किया था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारत के पहले माइक्रो फाइनेंस पहल थी सेवा। कौन थी? बैंकिंग सेवा। भारत का पहला माइक्रो फाइनेंस संस्था जो केवल अपूर्ण आभूषणों पर ऋण प्रदान करता है वह विदेशी मुद्रा विनिमय सेवाएं और धन अंतरण सेवाएं और धन प्रबंधन सेवाएं, यात्रा और पर्यटन प्रदान करता है। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड बनता है। भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है भारतीय रिजर्व बैंक। लघु वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में सुधार के लिए भारत की पहली बार एसएसजी बैंक लीकेज प्रोग्राम शुरू किया था सन 1992 से 93 में। मुद्रास्फीति से निपटने के लिए आरबीआई द्वारा डैश उपाय अपनाने की संभावना है। सीसीआर में कैश रिजर्व रेशियो की वृद्धि और रेपो रेट में वृद्धि। देश की मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देय कहता है बेस मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस मनी कहते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा पुनर्खरीद की तारीख और मूल्य के स्पष्ट विनिर्देशन के साथ बेची गई प्रतिभूतियों का कहता है पूर्ण खुला बाजार संचालन। वह वित्तीय संस्था जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में ग्रामीण अवसंरचना के लिए समपोषी सिंचाई प्रक्रिया प्रदान करने हेतु निधि उपलब्ध कराता है नाबार्ड कहते हैं। उसको कहते हैं नाबार्ड। बाध्यता खातों के विरुद्ध मुद्रा आपूर्ति के स्थिर रखने के लिए मुद्रा बाजार में किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण का हस्तक्षेप कहता है अवरुद्धता कहता है। बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर ने भी कर लिया। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बैंक में किसी भी समय पूर्णकालिक उप गवर्नरों की अधिकतम संख्या हो सकती है 4। डैश का कार्य हर समय बैंकों को उधार देने के लिए तैयार रहना और इसके लिए अंतिम ऋणदाता कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक को। हाई पावर्ड मनी को समुचित रूप से परिभाषित करता है केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा से जनता का वाणिज्य बैंकों द्वारा धारित किया जाना। नेक्स्ट, डैश बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रभुतियों को खरीदना या बिक्री को संदर्भित करता है खुला बाजार परिचालन। नेक्स्ट है विजया बैंक और देना बैंक का विलय डैश में हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। नाबार्ड की स्थापना 1982 में। अगर बात किया जाए सिडबी का फुल फॉर्म क्या है तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट है, वह समिति जिसका गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किया गया था, नरसिंहम समिति। बैंकिंग क्षेत्र में ईडीडी का पूर्ण रूप क्या है? एनहांस ड्यू डिलीजेंस। वित्तीय समावेशन का विवरण हो सकता है निर्धनों को सस्ते मूल्य पर वित्तीय सेवाओं का वितरण करना। एक संपत्ति जो उधारकर्ता के पास होती है और ऋणदाता को गारंटी के रूप में उपयोग करती है जब तक ऋण की चुकाने तक रहता है, संपार्श्विक की। अधिकांश रोबोटिक बैंकिंग का प्रयोग बढ़ रहा है। वर्तमान में वित्तीय लेन देन और प्रौद्योगिकी आधारित होंगे वायरलेस। कौन सा वायरलेस? भारतीय मुद्रा के नोटों पर मुद्रित किए जाते हैं नासिक, नासिक में किए जाते हैं। रुपए के लिए आर के डिजाइन के लिए जो ये रुपए का चिन्ह डिजाइन के लिए प्रयुक्त प्रतिस्पर्धा विजेता थे डॉक्टर डी उदय कुमार जी थे। भारतीय रुपए का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर बनाया था वर्ष 2010 में। भारतीय मुद्रा की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली कपास और कपास के तेल। 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं केंद्रीय वित्त सचिव के। पूर्व प्रधानमंत्री में से डैश का नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है, डॉक्टर मोहन पर। भारतीय करेंसी नोटों के पीछे का भाग एक भाषाएं उस पर होती हैं 15, पीछे के भाग पर भाषाएं होती है 15, कुल कितने होते हैं 17। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश का आधार अवधि मानते हुए भुगतानों को डिजिटल कर स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल सूचकांक मार्च 2018 में जारी किया था। भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम शुरुआत की थी सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों को पुनरुद्धार करने के लिए। इंद्रधनुष फ्रेमवर्क, इंद्रधनुष जो कार्यक्रम किससे है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनरुद्धार करने के लिए। कह रहा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे सी.डी. देशमुख थे। सुरक्षित ई भुगतान के लिए आरबीआई ने शुरुआत की थी विजन 21। विजन 21, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी 1975 में। कब? 1975 में। भारत में उदारीकरण विनियमित दर प्रबंधन स्थापना 1992 में। बैंकिंग क्षेत्र में एसएलआर का पूर्ण रूप है इंस्टीट्यूशनरी लिक्विडिटी रेशियो। आरबीआई का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। अगर बात की जाए आरबीआई का प्रतीक है एक ताड़ के पेड़ के सामने बंगाल टाइगर। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1806 में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की राष्ट्रीयकृत किया गया था 1955 में। राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया 1955 में। नेक्स्ट है बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे का विलय डैश के बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। पूरी तरह से भारतीयों द्वारा प्रबंधित पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। बैंक दर का अर्थ है केंद्रीय बैंकों द्वारा वाणिज्य बैंकों को दिए जाने वाले ऋणों पर लगाई जाने वाली ब्याज। बैंक दर ब्याज होती है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देती है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। 8 नवंबर 2016 को की गई थी। नेक्स्ट, वह समिति जो भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय बैंकिंग संरक्षण विषम अनुसंधान से संबंधित है, एस पद्मनाभन समिति। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या कितनी है? 12। भारत में बचत बैंक खाते को दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। संबंधित बैंक मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डैश व्यवसाय अपनाया गया। न्यूनतम भंडारण प्रणाली, वह बैंक जिसकी स्थापना 1970 के भारत के कलकत्ता के यूरोपीय प्रबंधन के अधीन की गई थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सी थी? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण की घोषणा के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे उर्जित पटेल थे। कौन थे? उर्जित पटेल। 2000 के नोट की विमाएँ कितनी है? 66 इंटू कितना है? 160। एक मिनट, 166, ठीक है।
आरबीआई ने क्रेडिट नियंत्रण विधियों को व्यापक रूप से मात्रात्मक और गुणात्मक नियंत्रण किया जा सकता है। भारत के वह प्रधानमंत्री जिसने आरबीआई गवर्नर के रूप में सेवा दी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जनता के पास मौजूदा मुद्रा को दर्शाता है M1। भीम का पूर्ण रूप क्या? भारत फाइनेंस फॉर मनी। वह बैंक जो अप्रैल 2019 तक भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। कह रहा है एमजी रामचंद्रन के जन्म शताब्दी को चिन्हित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को द्वारा डैश मूल्य के सिक्के जारी किए गए, 100 सिक्के जारी किए गए। वह केंद्रीय बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का परीक्षण करता, नाबार्ड। कौन है? नाबार्ड। भारत की मौद्रिक नीति सूत्रीकरण का इसकी घोषणा की थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। 2016 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा एक नया उत्पादक एसबीआई एक्सक्लूसिव लोकार्पण किया। इसको उत्पादक के प्रतीक धन प्रबंधन। क्या है? धन प्रबंधन। थीम आधारित करेंसी नोटों के संबंध में नई नीति के अनुसार 200 रुपए के नोट पर छापा डैश की सांस्कृतिक विरासत प्रतीक है, सांची का स्तूप। सांची का स्तूप। हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपए के मूल्य के नोट के पृष्ठ भाग के रूपांकन किया गया था, हम्पी का पत्थर से बने रथ। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले 100 रुपए की नोट की विशेषता है रानी का भाव की आकृति। 200 रुपए के नोट के पीछे कोडियम 4 कोडियम ब्लीड लाइन मौजूद होते हैं 4। वह यूरोपीय देश जिसने सर्वप्रथम बैंक नोटों की शुरुआत की तथा हाल ही में दुनिया की पहली कैशलेस नगद रहित देश बनने का शुरू किया, स्वीडन। कह रहा है एनईएफटी और आरटीजीएस का साधन है मुद्रा अंतरण। वह बैंक जिसने भारत की बिना संपर्क आधारित मोबाइल भुगतान सुविधा आधारित की, आईसीआईसीआई बैंक। एक अमूर्त परिसंपत्ति है साख। गैर बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी है? 20। भारत का पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी है 10,000। भारत का पहला बैंक जो केवल महिलाओं के लिए है, महिला ग्रामीण भारतीय महिला बैंक। किसी ऋण के समर्थन हेतु जमानत राशि कर्जदार का परिसंपत्ति होती है। भारतीय मुद्रा नोटों की अब अग्रभाग पर दिखाई देने वाला भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ मुद्रण के लिए डैश तकनीक उपयोग इंट्रा ग्लियो प्रिंटिंग का उपयोग करता है। भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक प्राधिकरण है बैंकों। कह रहा है कि आईसीआईसी बैंक द्वारा आई वर्क एट होम पहल की शुरुआत बैंक की महिला कर्मचारियों के लिए। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का संक्षिप्त रूप है आईएफएससी। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना डैश के सिद्धांत पर आधारित है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडेक्स। भारत में विमुद्रीकरण की गई मुद्रा के इसके कुल नगद अनुपात है, मूल्य कितना है? 86%। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा डैश विक्रय और क्रय को संबंध करता है, सरकारी प्रतिभूति। द्विवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कह रहा है कि CIBIL का पूर्ण रूप क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। भारतीय खुदरा निपटान प्रणाली के संदर्भ में एनपीसीआई का पूर्ण नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। नाबार्ड भारत सरकार का हिस्सा है। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा है 100%। गैर निष्पादित संपत्ति संबंधित है बैंकिंग से। किससे? बैंकिंग से। अगर बात करें जाए वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है, रिजर्व रेपो रेट। वह दर जिस पर आरबीआई बैंक को ऋण देती है उसे कहा जाता है रेपो रेट। बिटकॉइन, TAHS, थेरियम, मोनारो, लाइटकॉइन और जेडसेक जैसे क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करने की परियोजनाओं के लिए धन निकासी करने की अधिनियमित संसाधनों के लिए इनिशियल फाइंड ऑफरिंग। हाल ही में जनवरी 2018 में वित्त मंत्रालय ने चुनावी वादों की घोषणा की। ये बंद डैश बैंक देखे जाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आधार आधारित लेनदेन के लिए आंख की पुतली स्कैन और प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? एक्सिस बैंक। कौन सा है? एक्सिस बैंक। वह बैंक जो ग्राहक सेवा के लिए इंटरेक्टिव ह्यूमनॉइड एजेंसी रोबोटिक असिस्टेंट नामक शुरू करने वाला पहला देश बन गया, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक बन गया। कह रहा ARDC डैश बैंक की शाखा है, नाबार्ड की शाखा है। वह बैंकिंग आउटलुक जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम डैश घंटे पर दिन के लिए खुलता है, 4। BPLR का पूरा नाम क्या है? बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट। दिसंबर 2017 में ई नाम इलेक्ट्रॉनिक नेशन एग्रीकल्चर मार्केट में नकदी रहित भुगतान शुरू करने के लिए भारत सरकार डैश निजी क्षेत्र बैंकों को शामिल किया, आईसीआईसी बैंक। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर शक्ति का अंदाज भारत सरकार की मौद्रिक नीति तैयार करते हैं आरबीआई के गवर्नर। भारत सरकार का मुख्य बैंकर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्य बैंकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कह रहा है
पीसीए बैंकों की वित्तीय स्थिति को उपयुक्त बनाने के लिए पर्यवेक्षी उपकरण का शुरू किया। प्रमोट कोरेक्टिव एक्शन, भारत का सबसे पुराना वाणिज्य सार्वजनिक बैंक है इलाहाबाद बैंक। अर्थशास्त्र की बैंक की न्यूनतम ब्याज जिसपे अधिक दर अधिक पर ऋण नहीं दे सकता, डैश के लिए शब्द का उपयोग किया जाता है, बी स्टेट। वह संगठन जिसके द्वारा बैंक की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक तत्कालिक पीपीएफ खाते में सुविधा प्रदान करने हेतु भारत का पहला बैंक बन गया, आईसीआईसीआई बैंक। ई नाम पोर्टल पर कैशलेस भुगतान शुरू करने के लिए निजी क्षेत्र का डैश बैंक केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक। डैश भारत सरकार या भुगतान को आसान बनाने के लिए एक भुगतान हस्तांतरण प्रणाली शुरू की, भारत क्यूआर कोड। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 100% वित्तीय समावेशन हासिल मेघालय ने किया। कह रहा है जैम जन धन आधार मोबाइल योजना का शुभारंभ अगस्त 2014 में किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज है 20 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख रुपए है, जोखिम 2 लाख रुपए है। वह प्रोजेक्ट जिसका उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन में बदलाव को सुनिश्चित करता है, प्रोजेक्ट सशक्त। सेवा गुणवत्ता के सुधार करने और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बिना बैंक खाते वाली ग्राम आबादी के वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए 10% डिजिटल एडवांस ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया लॉन्च किया था केंद्रीय सरकार संचार मंत्रालय ने। प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी वित्तीय समावेशन। कौन सी वित्तीय समावेशन शुरू की गई थी? नेक्स्ट है औपचारिक बैंकिंग प्रणाली को के भीतर लोगों को लेने के लिए या लेने के उद्देश्य से केंद्र सरकार की पहल को आया था जनधन योजना। जनधन योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना के पंजीकरण के लिए अधिकतम आयु है 65 वर्ष। कितनी है? 65 वर्ष। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत और प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की थी जिसमें डैश नाम से स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता है। वह कार्यक्रम जिसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बोझ बनी परिसंपत्तियों को समस्याओं को निकालना है, सशक्त। राष्ट्रीय पेंशन योजना डैश द्वारा निर्मित किया, पीफ्रेड द्वारा निर्मित किया गया। डाक विभाग ने सितंबर 2020 में देश के ग्रामीण क्षेत्र में डाक संबंधित स्कीमों को सार्वभौमिक कवरेज सुरक्षित करने के लिए डैश नामक स्कीम शुरू किया गया था, 5 स्टार विलेज। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है गैर कॉर्पोरेट लघु व्यापार क्षेत्र में वित्तीय सहायता के लिए। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूंजीकरण के संबंध मिशन इंद्रधनुष 2.0। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि है 1000 रुपये। वह संगठन जो भारत के रुग्ण और विफल उद्योग में कार्य करता है, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। वह संगठन भारत के मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। वह नियम जो भारत सरकार के बाहर आने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूति स्थानांतरण और निगम के लिए विनियमित प्रदान करता है, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को नियंत्रित करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 में। ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी मोहम्मद यूनुस। ग्रामीण बैंक के स्थापक थे मोहम्मद यूनुस। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम लागू हुआ था वर्ष 2000 को। 2017 में भारतीय महिला विकास का विलय किया गया था भारतीय स्टेट बैंक के साथ। वह बहुपक्षीय बैंक जिसमें सभी अंशधारकों के पास एक समान प्रारंभिक अभिधान शेयर होता था, न्यू डेवलपमेंट बैंक के पास। भारत में आरटीजीएस और आईएफएस का पूर्ण रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट है आरटीजीएस का फुल फॉर्म, और आईएफएससी का फुल फॉर्म इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। मौद्रिक नीति के प्रधान अध्यक्ष होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य है जमानत राशियों की मात्रा का विस्तार, ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश और शाखाओं की सीमित विस्तार। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली डैश प्रकार की टीएम सेवाओं के 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमानित किया। सफेद लेबल एटीएम एक कर बचत निवेश नहीं है, स्वादी जमा कार्ड एफडी एक ऐसा कर जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है, भूमि राजस्व। डैश योजना के तहत लोग खोले गए सभी बैंक खातों में 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा की गई, प्रधानमंत्री जन धन योजना। पहला भारतीय राज्य जिसको प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाते हैं, केरल। कौन सा? केरल।
देश में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। आर एक चिन्ह है। रुपए का एक चिन्ह है भारतीय रुपए का। रुपए की तुलना में वो विदेश में उसका मूल्य अधिक है। ब्रिटिश पौंड। 50 रुपए के नोट का हस्ताक्षर होते हैं रिजर्व बैंक का, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का। पुरानी मुद्रा को समाप्त कर उसके स्थान पर नई मुद्रा विमुद्रीकरण कहलाता है। वह समिति जो सार्वजनिक बैंक को समेकन की समिति होती है। रंग राजन समिति। हस्तांतर भुगतान का उदाहरण है बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा और वृद्धावस्था पेंशन। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्च शिक्षा वित्तीय के गठन हेतु किस बैंक के साथ संयुक्त उपक्रम किए थे? केनरा बैंक के साथ। भारतीय लघु उद्योग व सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे? लखनऊ में। वह कथन जो मुद्रा संकुचन के अर्थ में सही व्याख्या करता है मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है माल और सेवा कर। माल और सेवा कर नहीं है। आरबीआई द्वारा बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया 14 बैंकों पर। बैंकों के उपभोक्ता सेवाओं के सुधार हेतु सुविधा के लिए गठन किया गया था गाइपोरिया समिति का। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है सी रंगराजन। भारत में केंद्रीय मौद्रिक नीति प्राधिकरण है भारतीय रिजर्व बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय रिजर्व बैंक में इको रेप या रिपोर्ट प्रकाशित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति समिति का 22 सदस्य 2021 में नहीं है माइकल देवबात्रा। बैसल का मानक संबंधित है बैंकिंग मुद्रा से। वह संस्था जिसकी अध्यक्षता में किसी महिला ने नहीं की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वर्तमान में रुपए का परिवर्तनशील का अर्थ है भारतीय रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा का परिवर्तन करता है। हाल के वर्षों में भारतीय रुपया मजबूत हुआ है, डॉलर के मुकाबले वर्तमान में कमजोर हुआ है। भारत की कागजी मुद्रा प्रथम बार शुरू हुई थी 1862 में। भारत में कागजी मुद्रा 1862 में शुरू हुई थी। एक मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है विदेशी विनिमय दर की स्थिरता। विदेशी विनिमय दर की स्थिरता। नेक्स्ट, भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया विहत मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। नेक्स्ट है भारतवर्ष में सिक्कों की ढलाई होती है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में। भारत की मुद्रा प्रणाली की दशमलव पद्धति आरंभ हुई थी 1957 में। भारतीय रिजर्व बैंक की वह गवर्नर जो वित्त मंत्री भी हुए सी डी देशमुख। हाल ही में भारत सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूंजी को क्रय किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लगी। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किया था भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय स्वीकृति देता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय है सिक्योरिटीज में व्यापार लगाना। गिल्ट एड्स में विपणन संबंधित है भारतीय प्रतिभूतियों को व्यापार से। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सही नहीं है। यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है जो 1 रुपए में नहीं जाते। भारत में मुद्रा और सिक्का का नियंत्रण करता है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। विदेशी वाणिज्य उधारी को नियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में ट्रेजरी बिल बेची जाती है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया था PLR। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है सखा सृजन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नोट निर्गमन के किस सिद्धांत के किस पद्धति का अनुसरण किया था? न्यूनतम कोष पद्धति का अनुसरण किया था। न्यूनतम कोष पद्धति का अनुसरण किया था। भारत में नगद कोष अनुपात की वृद्धि के लिए सत्य कथन यह शाखा सृजन को कम करती है। शाखा सृजन को कम करती है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हाल ही में आकलन हेतु अनुसार 2002 से 2003 का विकास दर रही कितना? 5 से 5.5, 2022 से 23 में 7.2। वह राज्य जिसके व्यापार और संचालन भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करता। जम्मू कश्मीर अप्रैल 2023 सिक्किम से नहीं करता। भारत में एक से सिक्के जारी करने का अधिकृत है वित्त मंत्रालय को। एक के सिक्के जारी करना वित्त मंत्रालय का अधिकृत है। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा शाखा सृजन का नियंत्रित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई का खुले बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय है त्रिभूतियों का क्रय चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विकास को अपने स्टॉक से हमेशा रखना चाहिए। 115 करोड़ का स्वर्ण। 115 करोड़ का स्वर्ण। भारतीय मुद्रा में 1 रुपए का नोट जारी किया था भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और वित्त सचिव के हस्ताक्षर पर। भारतीय रिजर्व बैंक को करेंसी नोट छापने के अधिकार प्राप्त है 10,000 तक एक वित्तीय वर्ष में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR की वृद्धि होती है अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरल की कमी। बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। अक्टूबर 2001 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेट 60% घटकर कितना कर दिया? 6.50%। वर्तमान में 5.40%। पिछले एक वर्ष में अर्थात जून 2010 से 2011 के मध्य रेपो रेट के अंतर कोटि रही 4%। वह दर जिस पर भारतीय बैंक को उधार देती है रिजर्व रेपो रेट। अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज पर वाणिज्य बैंक को उधार देता है उसे कहते हैं रेपो रेट। बैंक को अपने पास नगद राशि और कुल परिसंपत्तियों के बीच एक अनुपात बनाए SLR।
विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य रियायती ऋण प्रदान करना है समाज में कमजोर वर्ग के लिए। निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए एक सरकार के लिए स्वयं सरकार को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज रेटें घटाई गई हैं। 30 सितंबर 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक की नीति समीक्षा के समय रेट था 8%, वर्तमान में 5.5%। वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए गए थे भारतीय स्टेट बैंक ने। भारत सरकार ने 14 बड़े राष्ट्रीय बैंकों को राष्ट्रीयकृत 1969 में किया था। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश में 1971 में वाणिज्य व्यापारिक बैंकों की संख्या का अनुमात्रा निरंतर बढ़ रहा है। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर भारत का सार्वजनिक बैंक रहा 2019 से 22 तक। भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975। हाल ही में स्वाभिमान नाम से एक कार्यक्रम आरंभ हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को घर तक बैंकों तक पहुंचाना। भारत में व्यापारिक बैंकों को देनदारी घटकों सबसे अधिक है जमा राशि। भारत में व्यापारिक बैंकों को देनदारी के सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंश है स्वाधि जमाएं। सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखाएं खोली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। वाणिज्य बैंकों की परिसंपत्ति है किसानों की शाखा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कार्य नहीं करते भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम कार्य को लेने के लिए। राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है ICICI बैंक। अग्रणी बैंक की योजना आरंभ हुआ दिसंबर 1969 में। लीड बैंक कार्य करता है कार्य हेतु नामित बैंक। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है भारतीय स्टेट बैंक। सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। वर्ष 1995 से 96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रहा राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है निर्यात आयात बैंकों का। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय गतिविधियों को संपन्न करता है। प्रतिछाया बैंकिंग वित्तीय समावेशन का उद्देश्य नहीं है बैंकिंग अधोसंरचना को सिकुड़ना। वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता का बाधक है निम्न आय और निरक्षरता का बैंक। पंजाब नेशनल बैंक में विलय होने वाला वाणिज्य बैंक है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। सार्वजनिक क्षेत्र में उपक्रमों में से एक जिसे सरकार 100% शेयर पूंजी है BHEL। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बीमल जलान पैनल गठित किया जाता है नए बैंक को लाइसेंस देने हेतु आवेदन प्राप्तों के सूक्ष्म परीक्षण हेतु। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के अध्ययन और उस पर सुझाव हेतु समिति का गठन किया था। इसे YH मालेगाम समिति था। नर्सिंग समिति का संबंध बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित है। नेक्स्ट है बताइए भारतीय की पूर्ण परिवर्तनीय प्रश्न का परीक्षण किया था तारों पर समिति द्वितीय द्वारा। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम कार्यान्वित किया था नाबार्ड। RBI ने ओपन मार्केट ऑपरेशन का आशय सिक्योरिटी प्रतिभूत से व्यापार से कह रहा है। इनसाइड ट्रेडिंग संबंधित है अंश शेयर बाजार से। भारतीय रिजर्व बैंक है एक शीर्ष बैंक। फरवरी 2011 की स्वाभिमान कार्यक्रम लागू किया इससे संबंधित है बैंक साथी। मौद्रिक नीति लागू करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारत सरकार ने बैंक का काम करता है भारतीय रिजर्व बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत का हिस्सा है 50%। भारत के राज्य में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है सिक्किम और गोवा में। क्रेडिट मनी कहा जाता है मुद्रा मूल्य प्लस बराबर वस्तु का मूल्य। भारत में निम्न मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर निर्देशन के अनुसार समूह वित्त ऋण और संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में परिभाषित करता है जो डैश तक वार्षिक व्यापारिक आय परिवारों को प्रदान किया जाता है 3 लाख काय दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 3 लाख। मुद्रा आपूर्ति के नियम में माप को सबसे कम तरल माना जाता है M4 को। मुद्रा का ज्ञात्मक कार्य है डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी क्रेडिट और तरलता नकदी का आधार। मुद्रा आपूर्ति के निम्न माप से अधिक तरल लिक्विड माना जाता है M1 को। मुद्रा का द्वितीय कार्य है आस्थगित भुगतानों का मानक होना। मुद्रा का द्वितीय कार्य है आस्थगित भुगतानों का मानक होना। वस्तु मुद्रा नहीं है बर्तन। भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति 10 वर्षों की अवधि के लिए 4 वर्षों के लिए होती है। निम्न संस्था भारत में रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक। नाबार्ड का पूर्व रूप क्या है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था प्रथम ग्रामीण बैंक।
या प्रथमा ग्रामीण बैंक इसका नाम था। भारतीय मुद्रा नोट के भाषा पैनल की सतहें 15 है, पीछे 15 है। निम्न संस्था की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा की सुव्यवस्थित करने की गई थी, नाबार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को एनबीएफसी एमएफआई के लिए व्यापक नियम ढांचा पेश किया था दिसंबर 2011 में। माइक्रो फाइनेंस ऋण को किस पार्श्विक आवश्यकता और नहीं होती? किसी माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी की पार्श्विक समपार्श्विक आवश्यकता नहीं होती। सूक्ष्म ऋण और सूक्ष्म वित्त गरीबों के साथ बैंकिंग के लिए एक नया दृष्टिकोण। किस दृष्टिकोण में गरीबों को डैश स्वयं सहायता माध्यम से बैंक ऋण प्रदान किया जाता है? निम्न संस्थान वर्ष 1974 में भारत के प्रथम सूक्ष्म वित्त संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, सेवा। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में से एक आयाम है ग्रामीण क्षेत्रों तक। निम्न कथन सूक्ष्म और वित्त संस्थाओं को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित करता है। सूक्ष्म वित्त संगठन गैर लाभकारी संगठन जो कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे व्यवसायों की वित्तीय सेवाओं को प्रदान करता है। नेक्स्ट, भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के एक प्रमुख होते हैं वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निरंतरता निवारण। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में अंतर होता है। डेबिट कार्ड से सीधे बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित आय तक ऋण लिया जा सकता है। मुद्रा गुणांक मनी मल्टीप्लायर की गणना के लिए निम्न मौद्रिक नीति का उपयोग किया जाता है। आश्रित नकदी निधि अनुपात। भारत में सबसे पुराना क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम क्या है? सिबिल नाम है। देश में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है जिनके निवेशों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी नहीं थे भारतीय रिजर्व बैंक। एक बैंक जिसके प्रदत्त पूंजी डैश और उससे अधिक है वह आरबीआई अधिनियम 1934 में अनुसूचित किए गए अनुसार अनुसूचित बैंक ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करता है 5 लाख। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं का नियामक है आरबीआई। इस समिति ने एनबीएफसी यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी सूक्ष्म वित्त संस्था की एक नई श्रेणी को गठन की गई थी, मालेगाम समिति। अर्थव्यवस्था में ऋण उधार को हतोत्साहित के लिए केंद्रीय बैंक दर बढ़ा सकते हैं। एसएलआर निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। एसएलआर का विस्तारित रूप है इंस्टीट्यूट लिक्विडिटी रेशियो। भारत का सर्वाधिक क्षेत्र का अनुसूचित बैंक नहीं है बंधन बैंक। सकल मौद्रिक संसाधन के रूप में यहाँ आता है M1 प्लस वाणिज्य बैंकों को निबल स्वाति जमा। भारत में करेंसी नोट इस संस्था द्वारा जारी की जाती है, आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट है बैंक अपने ग्राहकों को शामिल तो होते हुए और एक व्यक्ति को मत में एकाहारी सिद्धांत अनुसरण करता है, शाकाहारी। सहकारी बैंक किसी भी बैंक में नेटवर्थ के टैक्स के बराबर होती है, कोष प्लस ऋण माइनस देनदारी। मुद्रा की आपूर्ति इन मापों में समस्त मौद्रिक संसाधन कहा जाता है M3। व्यवसायिक बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है निधि अंतरण। आरबीआई का मौद्रिक नीति संस्थान नहीं है सरकारी खर्च। मुद्रा की डैश द्रव्य का परिणाम है किसी भी निर्दिष्ट अवधि के दौरान। इन स्थिति में F1 माफ कीजिएगा MFI की अधिक संसाधनों को आकर्षित करने के लिए अपने ग्राहकों के लिए सेवाओं का विस्तार करने की क्षमता बढ़ाती है। वित्तीय रूप से कार्यवाहक और आत्मनिर्भर MFI। भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंक दर डैश द्वारा निर्धारित की जाती है, भारतीय बैंक द्वारा। उलट रेपो रेट रिजर्व रेपो रेट का अर्थ है वह दर जिस पे आरबीआई व्यावसायिक बैंकों से ऋण लेती है। अर्थशास्त्र का वह नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर ग्रेशम का नियम कहता है बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन आरबीआई द्वारा किस संचालन किया था? 2। 1974 में शहर में पहली बार सेवा सहकारी बैंक की शुरुआत हुई थी, अहमदाबाद। 1987 में नाबार्ड द्वारा डैश के साथ एक एक्शन रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसके आधार पर 500 स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मिराडा ने। वित्त सूक्ष्म वित्त संबंध में कथन गलत है। सूक्ष्म वित्त गठन वे बैंक होते हैं जो सूक्ष्म वित्तीय संगठन काम करते हैं। भारत में माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला एक सामान्य उत्पादक नहीं है क्रेडिट कार्ड। कह रहा है एनजीओ सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस संबंधित गतिविधियों को शामिल नहीं है, मुंबई में नाबार्ड। निम्न समायोजन आरबीआई उपकरण माइनस मौद्रिक संसाधन नहीं है, गुणात्मक माइनस नैतिक प्रेरणा। मुद्रा की आपूर्ति के उपाय M1 M2 M3 M4 क्रम में क्या दर्शाते हैं? तरलता का घटता क्रम दर्शाते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कागजी मुद्रा का उदाहरण नहीं है 200 रुपये बैंक चेक। बैंकिंग एजेंट के रूप में नियुक्त की गई महिला SHG सदस्य को कहा जाता है बैंक सखी।
बैंक से कहते हैं। 2014 में सूक्ष्म ऋण देता है बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका मुख्यालय डैश में को आरबीआई द्वारा यूनिवर्सल बैंक शुरू करने के लिए सिद्धांत मंजूरी की, कोलकाता। पहला भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, डैश में स्थापित किया था 1911 में। बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों के से वसूले जाने वाला अल्पकालिक ऋण पर ब्याज देने का कहता है प्रधान उधार। ऋण के कृषि के ऋण का सहयोग करने के लिए बैंक केसीसी जारी करता है। केसीसी का पूर्ण रूप क्या है? किसान क्रेडिट कार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में कथन नहीं है आरबीआई। आरबीआई, एक मिनट, ये नहीं है, ठीक है। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन उसके द्वारा बैंक जमा के अनुपात को कहते हैं मुद्रा जमा अनुपात। क्या कहते हैं? मुद्रा जमा अनुपात। हैंग कर रहे हैं भाई अब, ठीक है। क्या कहते हैं? मुद्रा जमा अनुपात। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1955 में। भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक चिन्ह डैश में शामिल है ताड़ का वृक्ष। ताड़ का वृक्ष शामिल है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्य बैंक में बैंकिंग सुविधा शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। 22, धारा 22 में दिया गया है। कहते हैं अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण एसएलआर का पूर्ण क्या? स्टडी लिक्विडिटी रेशियो। गरीबों को वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और औपचारिक वित्तीय संस्थाओं बैंकों के बीच में एसएचजी बैंक दर की स्थापना की गई थी। मुद्रा की डैश मांग मुख्य रूप से प्रभावी प्राप्तियों और व्यय की रिश्ता के कारण उत्पन्न होती है। एहतियाती, इस बैंक को द लेंडर बैंक ऑफ द लास्ट रिसोर्स कहा जाता है, वो है सेंट्रल बैंक। बैंक चेक कहा जाता है डीजी को। बैंकर्स चेक कहते हैं डीजी को, डीडी को माफ कीजिएगा, डीडी को। भारत का पहला विकास बैंक था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारत का पहला विकास बैंक था भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। अगर बात किया जाए निम्न वर्ष में भारत सरकार ने मौद्रिक नीति समिति गठन किया था 2006 में। भारतीय स्टेट बैंक के कॉर्पोरेट केंद्र निम्न शहर में स्थित है मुंबई। बेसल थर्ड मानदंड अर्थव्यवस्था निम्न संबंधित है बैंकिंग से। एक कागज जिसमें बैंक को किसी व्यक्ति के खाते में से किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर इसी द्वारा जारी किया था जिसमें विशिष्ट राशि भुगतान करने का निर्देश दिया था, इस चेक के रूप में जानते हैं, चेक के रूप में जानते हैं, इसे चेक के रूप में जानते हैं। भारत में बैंकिंग क्षेत्र में डैश आरटीजीएस में जी का है ग्रॉस। जी का रूप क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से न्यूनतम राशि प्रेषित की जा सकती है 2 लाख। कितनी? 2 लाख। यूपीआई, भीम यूपीआई के संदर्भ में भीम में आई क्या है? इंटरफेस है। आई का क्या है? इंटरफेस। सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1943 तक डैश के लिए सभी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया। बीमा, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है, वस्तु और सेवा कर। नीति का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक और मौद्रिक नीति लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। रेपो रेट। निम्न वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी या शहरी सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस नीति को उधार दिया 1993। बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में कोलेटरल शब्द का अर्थ है, कोलेटरल एक परिसंपत्ति है जिसके परिसर उधारकर्ता स्वामित्व होता है और ऋण की चुकौती पर वह गारंटी के रूप में इसका प्रयोग करता है। सूत्र मौद्रिक और तरलता राशियों की वजह सही नहीं है। एक सुलभ मुद्रा वह है जिसमें अन्य मुद्राओं की अपेक्षा मूल्यों की डैश अपेक्षा मूल्यों में कमी की अपेक्षा की जाती है। निम्न बैंक ने दिसंबर 2020 में एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपे सिलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च किया।
निम्न बैंक में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये हो गया था, ठीक है। देश में मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक कुल देता हाई पॉवर्टी मनी कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत जारी बॉन्ड डैश पर ब्याज देता है, 0.50% पर ब्याज देता है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नगद आरक्षित अनुपात डैश तक तय की जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तक। निम्न बैंक की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में हुई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना है। बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विजया और देना बैंक का विलय अप्रैल 2019 में। निम्न संस्थागत भारत में पूंजी बाजार में विनियमित करता एडा। निम्न बैंक ने करेंसी नोटों के मूल्य वर्ग की पहचान करने के लिए दृष्टिबाधित लोगों के लिए सहायर्थ मनी मोबाइल एडिट नोट आइडेंटिफायर नामक मोबाइल लॉन्च किया आरबीआई ने। वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं उनके पारस्परिक दावे और खातों को व्यवस्थित करते हैं क्लियरिंग हाउस। भारत ने मुद्रा की 10 प्रणाली आरंभ हुई थी 1957। लोगों द्वारा मुद्रा करेंसी पर आधारित मुद्रा बैंक जमा के रूप में आधारित मुद्रा के अनुपात करेंसी जमा। नगद आरक्षण अनुपात CRR की गणना कैश रेशियो की गणना प्रत्येक बैंक डैश में प्रसिद्ध के रूप में शुद्ध जमा और समय देनदारी द्वारा की जाती है। विजया बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में है। सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय मणिपाल में है। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। बढ़ती का नाम जिंदगी बैंक का किस बैंक का टाइमलाइन है? एक्सिस बैंक का। बढ़ती का नाम जिंदगी। भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में NEFT का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में RTGS का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। वह ब्याज जिस पर वाणिज्य बैंक अपनी खुली अवधि को ऋण जरूरतों को पूरा करने के लिए RBI से धन उधार देता है उसका नाम क्या है? बैंक दर। वह बैंक जिसमें माइक्रो ATS टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आंख की पुतली स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक था एक्सिस बैंक। कौन सा? एक्सिस बैंक। यदि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक डैश तक रेपो रेट में वृद्धि। इंडियन ओवरसीज बैंक के संस्थापक M चिदम्बरम चेट्टियार है। आपका भला आपकी भलाई किस बैंक की टैगलाइन है? बंधन बैंक की। आपका भला सबकी भलाई। डेबिट कार्ड पर अंकित होते हैं 16 अंक। कितने? 16 अंक। एक बार क्या हुआ कि मैं एक एग्ज़ाम में गया था। एग्ज़ाम था शायद CCC का एग्ज़ाम था। तो उसमें क्वेश्चन आया कि बताइए कि आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं। जो अंक होते हैं आधार कार्ड के आपके कितने अंक होते हैं? किस्मत से मैं आधार कार्ड अंदर ले गया था, मैं तुरंत गिन लिया, वो मेरा सही हो गया। फिर उसने पूछा 2-3 क्वेश्चन के बाद फिर एक क्वेश्चन आया। उसमें यह था कि बताइए कि जो आपका पैन कार्ड होता है उस पैन कार्ड में कितने जो लेटर होते हैं कैपिटल लेटर होते हैं। संजोग से मैं पैन कार्ड भी ले गया था, फिर से मैंने काउंट किया, फिर आंसर दे दिया। तो 2 क्वेश्चन मेरे ऐसे सही हो गए। तो आधार कार्ड पैन कार्ड एग्जाम में लेके जाया करो, ठीक है। मर्चेंट डिस्काउंट दर क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट कार्ड द्वारा लेन देन पर भुगतान और प्रसंस्करण सेवाओं के लिए व्यापार से ली गई संतुलन दर। निम्न का कमोडिटी बाजार में व्यापार नहीं किया सकता मुद्रा। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय जिसके राजस्व से अधिक कराता है वित्त कंपनी। भारत में खाद्य अनाज के बफर स्टॉक का रखरखाव करता है FCI। इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। भारतीय मुद्रा के 2000 रुपये किसका रूपांतर किया? मंगलयान का किया गया। हालांकि अब ये प्रचलन से बाहर कर दिया गया, बंद नहीं किया है, प्रचलन से बाहर किया गया। पंजाब नेशनल बैंक सार्वजनिक बैंक है। एक्सिस बैंक ऑफ लिमिटेड निजी क्षेत्र का बैंक है। कैनरा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। यू बैंक लिमिटेड लघु वित्त बैंक है। इंडियन ओवरसीज बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। नेक्स्ट है डॉक्टर IG पटेल दिसंबर 1970 से 1982 तक इनका गवर्नर है। कार्यकाल रहा डॉक्टर मनमोहन सिंह 1982 से 1985, सी रंगराजन 1992 से 1997, डॉक्टर सुब्बाराव 2008 से 2013। बैंक और उसका मुख्यालय इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। ICICI बैंक का मुख्यालय वडोदरा में है। कॉर्पोरेशन बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में है और केनरा बैंक का मुख्यालय बंगलुरु में है। कॉर्पोरेशन बैंक का मुख्यालय मंगलोर में है और केनरा बैंक का मुख्यालय बंगलुरु में है। नेक्स्ट हम लोग का मुद्रास्फीति, यहाँ से हम लोग मुद्रास्फीति देखेंगे। तो यहाँ तक हम लोग मुद्रास्फीति पढ़े। नेक्स्ट क्लास जो होगा मुद्रास्फीति के आगे होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, खासकर अपने माता पिता का ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय।